प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पाकिस्तान के 75 साल और चूंकि बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है, एम्बेसडर समीर अकरम साहब ने खुलकर बातें की कि और ख़ास तौर पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया दुनिया भर में पाकिस्तान की जब नुमाइंदगी कर रहे थे, कहाँ पे हमसे कोताहियाँ हुई और क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स हैं और किस तरह पाकिस्तान को हम आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त माशी चैलेंजेस हैं और खित्ते की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और इन तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। चूंकि ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, यहाँ चूंकि स्टूडेंट्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं और एकेडमिया के लोग हैं, आप अब चूंकि सवालात कर सकते हैं और एम्बेसडर साहब से और हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं। सवाल मुख्तसर और जामे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल जो है कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक। और सवाल यह है कि कश्मीर में इंडिया ने 5 अगस्त को अकेले ही फैसला लिया और उसके बाद अपनी 8 लाख फौज वहाँ पर उतार दी। तो पाकिस्तान इस तरीके से एक्सरसाइज क्यों नहीं करता इस चीज़ को कि बाय फोर्स कश्मीर को उससे हासिल कर लिया जाए। इंडिया को किसी ने भी रोका नहीं, ठीक है, और हमने हर लीगल फोरम के ऊपर ये चीज़ हाईलाइट की, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हमने ये चीज़ लेके गए और बाकी जो से लीगल फोरम है उसके ऊपर भी लेके गए, पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं। तो बाय फोर्स इस चीज़ को क्यों नहीं हासिल करते हम? इसका जवाब ये है कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद हैं या करारदादें हैं उन सब करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। बैनुल अक़वामी लॉ, इंटरनेशनल लॉ को भी वायलेट किया है और शिमला एग्रीमेंट और लाहौर एग्रीमेंट को भी वायलेट किया है। इसमें सबसे बड़ी जो मसला है वो ये है कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि हम फोर्सिबली आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दें। अगर हम ये करेंगे तो हमारी जो मौक़िफ़ शुरू से रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर, प्लेबिसिट पे जो कश्मीर में होना चाहिए, वो मौक़िफ़ हमारा ख़त्म हो जाएगा फिर, और उसकी वजह से हिंदुस्तान को भी एक किस्म की जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि हमने भी जो किया वो भी पाकिस्तान ने किया, हमने भी ये किया, तो करारदाद जो है वो ख़त्म हो गई है। और ये मसला जो है कोई अभी ये मसला बैनुल अक़वामी सतह पर एक डिस्प्यूट नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं जी ऐड कर दूं कि इसमें बेटे हम जो 4 जंगें हम कश्मीर के ऊपर ऑलरेडी लड़ चुके हैं, 48, 65, 71 और कारगिल। ये 4 जंगें फोर्सिबली हम ऑक्यूपाई भी वो उस तरह से नहीं कर सकते। ये पुराने 17th और 18th सेंचुरी की दौर नहीं है। इसमें आप कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिसपे हम नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आप अपोनेंट को लेकर आते हैं। वी हैव ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। ऐसा नहीं है कि इंडिया को हम लेकर नहीं आए, हमने फौजें बहादुरी से लड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि स्ट्रेटेजिक अलायंस इंडिया का टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड है तो उनको हमेशा से कंसेशंस मिल जाती हैं। तो ये दिस माइट इज राइट, ये रियलिज्म की अगर आप बात करें तो ये उस तरफ उस पर्सपेक्टिव से भी आप देखें तो आप उसको समझ सकते हैं। अच्छा सर, सवाल मेरा ऐसा है कि आप दोनों ही इसका जवाब दे सकते हैं, और वो सवाल है जिसके ऊपर आजकल सबसे ज़्यादा बात हो रही है, डिबेट हो रही है, और इसको आप समझ सकते हैं कि शायद पॉलिटिकल डिबेट भी कहें, लेकिन ये पॉलिटिसाइज डिबेट कहें। लेकिन क्या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये एक आज़ाद पॉलिसी है? अगर आप समझते हैं ऐसा है तो ये किस हद तक है? दूसरी बात ये है कि हम कब तक एक बहुत ही सबमिसिव फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे? अब जो आपके सामने जनरेशन बैठी है वो ये बातें नहीं सुनना चाहती कि पाकिस्तान मोहताज फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता रहा है। अब हमें काफ़ी प्रोएक्टिवली अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिस तरह ज़कीर ने सवाल पूछे हैं ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के भी हैं। तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते वक्त इतने ज़्यादा घबराते क्यों हैं कि कहीं ये कोई एंटी वेस्ट पॉलिसी तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये कोई एंटी इस्लाम पॉलिसी तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम एंटी शिया कुछ करने तो नहीं जा रहे? तो ये इस खौफ से बाहर निकल के हम नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे पॉलिसी बनाना कब शुरू करेंगे? मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। जो मैं मॉस्को, उस वक्त सोवियत यूनियन था, ये अफ़गान वॉर जब चल रही थी, तो साहबजादा याकूब खान हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे और वो मॉस्को आए थे और उनकी मीटिंग थी सोवियत फॉरेन मिनिस्टर आंद्री ग्रोमिको के साथ। तो साहबजादा के साथ हम भी थे और दूसरे हमारे कॉलीग भी थे, तो वही मीटिंग ऐसे आमने सामने हम बैठे थे टेबल पे।
تو وہ صدر صاحب نے کئی اپنے میٹنگ اپنی پریزنٹیشن میں کئی مرتبہ ذکر کیا کہ پاکستان از اے نان الائنڈ کنٹری اینڈ وی آر پرسوئنگ اے نان الائنڈ پالیسی اور یہ ہے وہ. جب گرمیکو کی باری آئی اس نے کہا کہ جی مسٹر فارن منسٹر دیر آر اونلی 2 نان الائنڈ کنٹریز ان دس ورلڈ, دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا سوویت یونین. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جو میجر پاورز ہیں یو ایس, رشیا, چائنا, ان کی بھی جو خارجہ پالیسی ہے یہ 100% انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. مطلب ان کی جو مرضی ہے وہ کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ایز سو کالڈ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پرسو کرنا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. وہ ان ویریشنز اور ویرینگ ڈگریز میں وہ اپنی انڈیپینڈنس کو پرسو کر سکتے ہیں. اور وہ چیز جو ہے, جو ڈگری ہے, دی ویریشن ان دا ڈگری, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ملک کتنا طاقتور ہے. اس میں ایک چھوٹی سی 2 چیزیں ایڈ کر دوں. لیکن جب بھی فورن پالیسی آپ کی بنتی ہے اس میں 2 چیزیں کارن سٹون ہوتی ہیں. ون ریشنلٹی اینڈ سیکنڈ از انگیجمنٹ. انگیجمنٹ کبھی بھی ڈپلومیٹس جب بھی بات کرتے ہیں, انگیجمنٹ اگر آپ ڈسکنٹینیو کرنے کی بات کریں گے ایمبیسڈر اور اینی ڈپلومیٹ ول نیور ایگری. سو ریشنلٹی بھی چاہیے تاکہ آپ رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ جانے جائیں. اینڈ سیکنڈ از یور انگیجمنٹ. جیسے میسر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ یہ جو ڈپلومیسی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کائنڈ آف اے چیس گیم, آپ کیلکولیٹڈ ودرال کرتے ہیں ٹو گیو اے بگر لیپ ان دا فیوچر. تو یہ جو ودرال ہے اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی سوورینٹی کو ریلیگیٹ کر رہے ہیں, بٹ یو آر کیلکولیٹڈ ایک ودرال کر کے پھر فردر لیپ لیتے. تو اٹس آل کائنڈ آف اے چیس گیم which Ambassador Amir Akram is master of. Assalamu alaikum. Sir, this question is not related to us, it's related to Afghanistan. क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर recently United States of America had to go. अब हमें पता है कि अफगानिस्तान की क्या रिसोर्सेज हैं, हमें ये पता है कि इससे पहले रशिया भी आके बैठे थे और रशिया भी चला गया, और उसके बाद फिर अमेरिका आया और अमेरिका ने भी पैकअप किया है. अभी थोड़ी देर पहले सर आप ही कह रहे थे कि अमेरिका की जो रिसोर्सेज है उससे हम कम्पीट नहीं कर सकते. हाउ कम अफगानिस्तान कम्पीट कर गया? व्हाट इज द गेम बिहाइंड? थैंक यू सर. देखिए, पहली चीज ये है कि अफगानिस्तान हैड वेरी लिटिल टू लूज, ठीक है. And Afghanistan and the second thing is that the Taliban achieved what they did at the cost of the total destruction of their country. ठीक है जी? Okay, when I say Afghanistan had very little to lose, उसका मकसद ये है कि जब आपको याद होगा जब ये 9/11 के बाद एक ये कंट्रोवर्सी थी कि जी the US is using a $1 million cruise missile to destroy a $10 hut or a $10 cottage, which after 2-3 days is built again. تو وہ ایک asymmetric warfare تھی. افغانستان کی نہ آرمی تھی, افغانستان کی آرمی تھی, but they were aligned with the US. But طالبان کی as such تو کوئی structure نہیں تھا. They were just a guerrilla warfare, a guerrilla fighting force, and it was an asymmetric warfare. تو asymmetric warfare میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان اور امریکہ اگر خدا نہ خاصہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے ہماری, it will not be an asymmetric warfare. It will be more like the warfare that was fought against, for instance, Iraq, where American superior firepower was used to destroy Iraq's complete infrastructure, its armed forces, it's all. So, we will be able to do what we can. I would not say it's going to be a walkover like Iraq was a walkover for the Americans. And I think that the Americans will think 100 times before they launch an operation like this against Pakistan because of Pakistan's nuclear weapons, which is why I don't think such a war will ever take place between Pakistan and the United States, or with Pakistan and India for that matter, because ہمارے پاس nuclear deterrence ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس تو ہمارے پاس 2001 میں ہی تھا نا, یہی آپ کا پوائنٹ ہے نا, ہم نے وہ کیوں نہیں استعمال کیا اس وقت.
उसका जवाब ये है कि जी आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को आपने रखा है एज ए डिटरेंट, इट्स ए डिटरेंट। न्यूक्लियर वेपन्स का जो असल, नाउ दिस विल स्टार्ट अनदर डिबेट, बट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ वॉर, दे आर अ डिटरेंट अगेंस्ट आउटब्रेक ऑफ वॉर। अगर उसके बावजूद अगर वॉर शुरू हो जाती है तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स आर यूज्ड, देन देयर इज म्यूचुअल एनाइलेशन। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तुबा शफाक है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर ने भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो हमने बना ली, लेकिन वी आर अनेबल टू मेक इट पॉसिबल कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो वो भी उसको यूज करेगी या नहीं करेगी। मेरा क्वेश्चन यही है कि हम पॉलिसी फेलियर का शिकार है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन फेलियर का शिकार है, या लीडरशिप क्राइसिस का शिकार है। मेरा क्वेश्चन ये है, सिंपल। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये चीज़ें इंस्टीट्यूशंस डेवलप करती हैं और ये टाइम लगता है इनको डेवलप करने पे। Only 75 is in the age of a country is not wrong। अगर आप उठा के देख लें, इवन अमेरिका की हिस्ट्री देख लें, तो उसके पहले 75 इयर्स में आप देखें अमेरिका ने क्या अचीव किया और क्या नहीं किया। तो उनकी सिविल वॉर भी हुई और बहुत कुछ हुआ। सिमिलरली ब्रिटेन में और फ्रांस, आपको पता है फ्रांस की हिस्ट्री क्या है। तो लकीली वी हैव प्रिवेंटेड अ सिविल वॉर। आई मीन, ठीक है, बांग्लादेश वाज अ सिविल वॉर इम्पोज्ड बाय इंडिया, दैट्स अनदर थिंग, बट रेवोल्यूशन, सिविल वॉर हमारे मुल्क में नहीं हुआ। होपफुली इंशाल्लाह वी विल ओवर टाइम डेवलप द आवर इंस्टीट्यूशंस विल थ्रो अप लीडरशिप। द बेसिक पॉइंट आपने जो किया वो वैलिड ये है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हमने निकलना है। एज लॉन्ग एज इज डायनेस्टिक, तो फिर जो है ना, आप जो भी है विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस आप उसको बना दें जो आपकी मर्जी, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत बड़ा जबरदस्त बन गया। थोड़ा सी चीज ऐड कर दी, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मींस दैट इट्स नॉट स्टैटिक, ये कीप अपडेट होती रहेगी। वन, सेकेंडली इंस्टीट्यूशन चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वी हैव नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, तो वो उसको देख रहे हैं। उसमें मिलिट्री और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी दोनों शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनीषा आमिर है और मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात किस तरह आने वाले दिनों में बेहतर हो सकते हैं। जैसे कि ईरान एक इम्पॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान का, तो जैसे चाइना के साथ हमने CPEC का प्रोजेक्ट साइन किया है, आने वाले दिनों में अगर हम ईरान के साथ भी कर लें तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए, और ताल्लुकात भी ईरान से बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसे कोई चांसेस हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान लॉन्च करे ईरान के साथ? ये ईरान एज ए कंट्री और ईरानियन पीपल जो हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन है और वो बड़े कॉम्प्लेक्स लोग हैं। कॉम्प्लेक्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड है। उनके साथ निगोशिएट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ईरान के साथ हमारी दो मुश्किलात हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कह दूं कि जो आपने फरमाया वो बिल्कुल पॉसिबल है, हो भी सकता है। और हमारी जो CPEC का जो मुआहदा है चीन के साथ, इसी तरह का एक मुआहदा चीन और ईरान के के साथ भी है। और चीन का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि वो ये CPEC के हवाले से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान से तीनों से इंटीग्रेशन करके अपने कनेक्टिविटी को बढ़ाए। इसका हम भी उसके फेवर में हैं और फॉर्चुनेटली रशिया, सेंट्रल एशिया भी इसके फेवर में, तो ये एक इवॉल्व कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। और ज़मीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी गुफ्तगू, क्योंकि ये सिलसिला उम्मीद करते हैं वज़ीर साहब ये चलता रहेगा, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। और इन 75 सालों को और आगे की जो पॉलिसी है वो इंशाल्लाह ताला DHA सुपर यूनिवर्सिटी और K21 न्यूज़ से इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हम लोगों तक फैक्ट्स पहुँचा सकें और हमारे बहुत सफारतकार जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी हम आप तक पहुंचा सकें। भरपूर क्लैपिंग करें हमारे आज के गेस्ट के। जब हम अगस्त की बात करते हैं, 14 अगस्त की बात कर रहे हैं और आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो
کشمیر کو آپ ضرور یاد رکھیں, اور جب کشمیر کو یاد کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے آزاد ہیں اور اس آزادی کی قدر کریں. چونکہ ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے پالیسیز کی, 47 سے لے کر آج تک کیا ہوتا رہا. آج سے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے انڈیویجلی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. جب ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تو جس طرح ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے بیڈ گورننس ہو گئی, اگر میں ٹیچر ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے ٹیچنگ کرنی ہوگی, اگر میں اینکر ہوں تو ایمانداری سے مجھے اپنا کام کرنا ہوگا, تو یہی آپ کی خدمت ہے. اگر ہم انڈیویجلی اچھا کام کریں گے تو ہماری سوسائٹی بیٹر ہونا شروع ہو جائے گی. سو ہمیں اپنا اپنا انپٹ دینا ہے, اور آج کے اس دن کی نسبت سے ڈی ایچ اے سپا یونیورسٹی سے مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. پاکستان